हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेबीज वायरस पे, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर और पैथोजेनेसिस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। रेबीज वायरस बिलोंग्स टू फैमिली रैप्डोविरिडी एंड जेनेरा लीसा वायरस। दोस्तों, ये रैप्डोविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस है। रेबीज वायरस causes a rapidly progressive acute infectious disease of the central nervous system in humans and animals transmitted from another rabid animals। दोस्तों, ये रेबीज वायरस ये एक रैपिडली प्रोग्रेसिव इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन बींग्स में और अदर जो रैबिड एनिमल्स हैं लाइक डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, इस तरह के जो रैबिड एनिमल्स हैं उनमें और ह्यूमन बींग्स में ये इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करता है, एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और ये एक रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत तेज़ी से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करता है। Rabies is considered as a major public health problem because it is almost always fatal। दोस्तों, इसको रेबीज को एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही घातक बीमारी है। अब बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की। दोस्तों, रैप्डोविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो वायरसेस हैं, जैसे यहाँ पे हम रेबीज वायरस की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो थोड़ी सी यूनिक होती है। ये बुलेट शेप्ड होते हैं जिनकी चौड़ाई 75 नैनोमीटर और जो लंबाई है लेंथ 180 नैनोमीटर की होती है। बुलेट शेप के होते हैं, जिस तरह से गन की बुलेट होती है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, अगर आपने एक गन की बुलेट देखी हो तो एक एंड जो है राउंडेड है और दूसरा एंड फ्लैट है। इस तरह से ये बुलेट शेप्ड आपको दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि ये जो वायरस है ये एनवलप्ड वायरसेस हैं, यानी कि इनमें एनवलप प्रेजेंट होती है जो कि लिपिड की बनी होती है और इस लिपिड लेयर से कुछ पेप्लोमर्स या आप कह सकते हैं इनको स्पाइक्स, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन जी के बने हुए हैं, वो इसमें एम्बेडेड होते हैं। लिपिड की जो एनवलप है, यानी कि लिपिड जो लेयर है, मैं आपको पिक्चर में शो कराता हूँ। इस डायग्राम पे आप देखिए कि ये जो है दिस इज़ द लिपिड लेयर। सबसे बाहर की जो लेयर आप देख रहे हैं, दिस इज़ द लिपिड लेयर। और इससे जो बाहर की तरफ को ये स्पाइक्स निकले हुए हैं, छतरी की तरह की अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं पेप्लोमर्स या स्पाइक्स, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन जी के बने हुए हैं। और इस लिपिड लेयर के नीचे आप जो एक लेयर देख रहे हैं, दिस इज़ द मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर। इसके नीचे जो आप लेयर देख रहे हैं ये मैट्रिक्स प्रोटीन की लेयर है। और अंदर की तरफ को आएँ तो ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड आपको हेलिकल सिमेट्री का दिख रहा है। यानी कि इस वायरस की अगर सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री हमेशा न्यूक्लियोकैप्सिड पर डिपेंड करती है कि न्यूक्लियोकैप्सिड किस तरह का है। तो यहाँ पे हेलिकल सिमेट्री है न्यूक्लियोकैप्सिड की, तो ये हेलिकल सिमेट्री का वायरस आपका हो गया। तो ये जो मैं पॉइंट्स पे आ रहा हूँ, इधर आइए। एनवलप्ड लाइंड इंटरनली बाय ए लेयर ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लिपिड लेयर के जस्ट नीचे जो लेयर है दैट इज़ द मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर। न्यूक्लियोकैप्सिड हैज़ ए हेलिकल सिमेट्री, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड कंप्राइजेज ए सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो हेलिकल सिमेट्री का आपने न्यूक्लियोकैप्सिड देखा, इसमें क्या क्या है? इसमें एक तो है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आप देख रहे हैं टिप पर, दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन इसमें प्रेजेंट है। गॉट इट? तो दिस इज द कंप्लीट मॉर्फोलॉजी ऑफ रेबीज
वायरस। अब बात करेंगे इसके एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ की। रेबीज वायरस हैज़ ओनली वन सीरोटाइप। सीरोटाइप की बात करें तो केवल एक ही सीरोटाइप इसका रहता है, लेकिन इसके एंटीजेनिक वेरिएंट्स बहुत सारे हैं। 7 एंटीजेनिक वेरिएंट्स हैं। एंटीजेंस में कुछ वेरिएशंस आने की वजह से इसके कुछ एंटीजेनिक वेरिएंट्स बन जाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में चेंज आने की वजह से भी ये एंटीजेनिक वेरिएंट्स बन जाते हैं। तो एंटीजेनिक वेरिएंट्स हैव माइनर डिफरेंसेस इन दियर एंटीजेंस एज वेल एज दियर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ये जो एंटीजेनिक वेरिएंट्स हैं, इन एंटीजेनिक वेरिएंट्स में कुछ माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता। इनमें इनके एंटीजेंस में माइनर डिफरेंसेस होते हैं, और साथ साथ जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उनमें भी कुछ माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जी इज़ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिस एंड हीमोग्लूटिनेशन एक्टिविटी। जो ग्लाइकोप्रोटीन जी स्पाइक्स जो मैंने आपको शो कराए थे, वो ही हमारे पैथोजेनेसिस में रोल अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। यही पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एग्लूटिनेशन, हीमोग्लूटिनेशन एक्टिविटी भी ये शो करते हैं। एनिमल ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे। रेबीज वायरस इन्फेक्ट्स ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जितने भी हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड करते हुए, तो उन सब के ये सारे एनिमल्स के लिए, इसके लिए ये एनिमल्स क्या होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं। ससेप्टिबिलिटी वेरीज अमंग वेरियस एनिमल्स। ये ससेप्टिबिलिटी हमारी वेरी करती है, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का एनिमल है, और उस पर ये डिपेंड करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। वेरी हाई ससेप्टिबल एनिमल्स हैं, जैसे फॉक्सेस, जैकाल्स, वोल्व्स एंड कॉटन रैट्स। ये क्या होते हैं, ये इस वायरस के लिए बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। यानी कि ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि ये इसके लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी ये जो एनिमल्स हैं, फॉक्सेस, जैकाल, वोल्व्स और जो कॉटन रैट्स हैं, ये बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं इस वायरस से। हाईली ससेप्टिबल उससे थोड़ा कम, जो वेरी हाईली ससेप्टिबल हैं उनसे थोड़ा कम हाईली ससेप्टिबल, जैसे रैबिट्स, कैटल, कैट्स एंड बैट्स। कुछ मॉडरेटली ससेप्टिबल एनिमल्स हैं, जैसे डॉग्स, गोट्स, सीप, हॉर्स एंड मंकीज। लो ससेप्टिबल एनिमल्स में अपोसम्स आ जाते हैं। ये कुछ अपोसम्स भी एक तरह का ये एनिमल होता है, मैमेलिन है भी, तो ये लो ससेप्टिबल होता है इस वायरस के लिए। रेबीज वायरस ऑल्सो अंडरगोज सर्टेन चेंजेस व्हेन इट इज सीरियली प्रोपेगेटेड इन एनिमल्स। अगर इस वायरस को सीरियली हम प्रोपेगेट करें, यानी कि सीरियली एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, दूसरे से तीसरे एनिमल में, या एक ही एनिमल से हम एक ही स्पीसीज़ की एनिमल में हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीरियल प्रोपोगेशन, उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक से हम दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तीसरे से चौथे में ट्रांसफ़र किया, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स में हमने इसको ट्रांसफ़र किया, ट्रांसमिट किया, और उसके बाद फिर इसको आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या होते हैं, उससे भी कुछ सर्टेन चेंजेस आने के चांसेस इसमें होते हैं। तो इसके बेस पर भी दो तरह के रेबीज वायरसेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्ट्रीट वायरस और दूसरे को फिक्स्ड वायरस। तो स्ट्रीट वायरस का मतलब है, ये इन दोनों में डिफरेंसेस हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। स्ट्रीट वायरस का मतलब है जो फ्रेशली आइसोलेटेड है, यानी कि सिंगल एनिमल से, सिंगली जो इन्फेक्टेड एनिमल है उससे हमने उसको आइसोलेट कर लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रेशली आइसोलेटेड। तो उस तरह का जो वायरस है उसको स्ट्रीट वायरस बोला जाएगा। और फिक्स्ड वायरस किसको बोलेंगे, आइसोलेटेड आफ्टर सीरियल इंट्रासेरिब्रल पासेज इन रैबिट्स और इट्स सेल लाइन्स। तो इंट्रासेरिब्रल पासेज, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि सीरियल प्रोपोगेशन, सीरियली प्रोपोगेट करने के बाद फिर हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेज आ जाएंगे, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे फिक्स्ड वायरस। स्ट्रीट वायरस प्रोड्यूस नेगरी बॉडीज। इसमें जो है कुछ
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो हमारी इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, जैसे नेगरी बॉडीज़ हैं, रेबीज़ वायरस के केस में इन इंक्लूजन बॉडीज़ को नेगरी बॉडीज़ बोला जाता है। ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। तो स्ट्रीट वायरस में ये प्रोड्यूस होती हैं और फिक्स्ड वायरस में ये प्रोड्यूस नहीं होती हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस नेगरी बॉडीज़। तीसरा डिफरेंस क्या है कि स्ट्रीट वायरसेस जो होते हैं, यानी कि फ्रेशली आइसोलेटेड जो वायरसेस होते हैं, दे अफेक्ट सेलिवरी ग्लैंड्स, ये सेलिवरी ग्लैंड्स पर इफेक्ट करते हैं। और जो फिक्स्ड वायरसेस होते हैं, सीरियली प्रोपेगेटेड जो वायरसेस होते हैं, दे डू नॉट अफेक्ट सेलिवरी ग्लैंड्स। तो ये सेलिवरी ग्लैंड्स पर इफेक्ट नहीं करते हैं। स्ट्रीट वायरसेस पैथोजेनिक होते हैं और फिक्स्ड वायरसेस जो होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक हो सकते हैं अगर वो प्रॉपरली इनएक्टिवेटेड ना हो तो, यानी कि अगर आप वो बहुत रिपीटेडली उसका सीरियल प्रोपोगेशन अगर ना हुआ हो, बहुत ज़्यादा प्रोपोगेशन अगर उसका ना हुआ हो, तो इट मे बी पैथोजेनिक, वो पैथोजेनिक हो सकता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा बार अगर प्रोपोगेशन उसका नहीं हुआ है तो वो इनएक्टिव नहीं हो पाएगा। अगर इनएक्टिव नहीं हो पाएगा तो इट मे बी पैथोजेनिक। अदरवाइज नॉर्मली ये क्या होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो स्ट्रीट वायरसेस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 मंथ्स का होता है, यानी कि 20 एवरेज अगर हम देखें तो 20 to 90 डेज़ का। और फिक्स्ड वायरसेस ये बहुत इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो शॉर्ट पीरियड का होता है, 4 to 6 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। स्ट्रीट वायरस प्रोड्यूस डिजीज़, पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि पैथोजेनिक है तो डिजीज़ कॉज करेगा। और जो फिक्स्ड वायरसेस होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं क्योंकि उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इनएक्टिवेटेड जो वायरसेस होते हैं उनको हम वैक्सीन को फॉर्म करने में, यानी कि वैक्सीन के प्रिपरेशन में हम उनको यूज करते हैं। दे यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। तो इस तरह से सीरियल प्रोपेगेशन के बेस पे भी हमारे दो तरह के वायरस हो जाते हैं, एक तो फ्रेशली आइसोलेटेड, दूसरे यानी कि उनको हम बोलते हैं स्ट्रीट वायरसेस, और दूसरे तरह के वायरसेस को फिक्स्ड वायरस बोलते हैं जो कि सीरियली प्रोपेगेटेड होते हैं। नाउ अब पैथोजेनेसिस पर हम आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में ये इन्फेक्शन जो है बाइट के थ्रू होता है, एनिमल्स के बाइट के थ्रू होता है। ह्यूमन ट्रांसमिशन यूजुअली अकर्स बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल। कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल, जो हमारे रैबिट एनिमल्स होते हैं, उनके बाइट से, यानी कि उनके काटने से, उनके स्किन पर काट देने से, कट लगने से क्या होता है, ये इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होता है। डॉग बाइट इज़ मोस्ट कॉमन मोड। आप सभी को पता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज़ का इन्फेक्शन होता है, ये सबको पता है। तो ह्यूमन बींग्स में जो कॉमन मोड है वो डॉग बाइट ही है। कुछ नॉन बाइट एक्सपोजर्स भी होते हैं। डॉग बाइट के अलावा और भी जो रैबिट एनिमल्स हैं, जैसे हमारे रैबिट्स हैं और जेकाल हैं और बैट्स हैं, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनके काटने से भी, उनके बाइट से भी ये इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र होता है। कुछ नॉन बाइट एक्सपोजर्स की वजह से भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बींग्स में, जैसे लिक ऑन एब्रेशंस और म्यूकोजा। अगर कहीं पे एब्रेशन हुआ है, कट लगा हुआ है किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे या इन्फेक्टेड एनिमल पे, तो उसको चाटने से, लिक ऑन करने से या म्यूकोजा लिक ऑन करने से इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ एरोजोल्स फ्रॉम इन्फेक्टेड बैट्स। इन्फेक्टेड बैट्स का जो एरोजोल है उनसे उनके जो एरोजोल्स निकलते हैं, ठीक है, तो उनके इनहेलेशन के थ्रू, अगर उस जगह पे जहाँ पे बैट्स जो हैं एरोजोल्स को रिलीज कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप इनहेलेट कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे सांस ले रहे हैं, तो उनके इनहेलेशन के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। नाउ द स्प्रेड ऑफ वायरस। वायरस जो है कैसे फैलता है बॉडी में। सबसे पहले तो ये लोकली मल्टीप्लाई करता है एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन इन मसल और इन कनेक्टिव टिश्यूज। जहाँ पे जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसने बाइट किया हुआ है, उस लोकल एरिया पे सबसे पहले वहाँ पे इसका इनोकुलेशन हुआ, तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है। सबसे पहले लोकली ये मल्टीप्लाई करता है। वायरल एंट्री टू पेरिफेरल
न्यूरॉन्स, उसके बाद फिर ये पेरिफेरल न्यूरॉन्स की तरफ इसकी एंट्री होती है। वायरस बाइंड्स टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए मैं आपको इस पिक्चर को शो करूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डॉग यहाँ पे बाइट किया, ये डॉग है, डॉग ने बाइट किया मसल पे, नीचे देखिए लेग्स की जो मसल है उस पे डॉग ने बाइट किया। तो यहाँ पर ये वायरस जो है लोकली रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट्स इन मसल, इस मसल पर ही वायरस रेप्लिकेट करेगा। गॉट इट? क्योंकि डॉग्स की सलाइवा में क्या है, डॉग की जो सलाइवा है उसमें रेबीज वायरस प्रेजेंट है, क्योंकि डॉग इन्फेक्टेड है। तो वहाँ पे कट लगने से, जब डॉग आपका काटेगा अपने टीथ से, दांत से मसल पे कट लगाएगा, तो वायरस जो है वो उस मसल पे इनोकुलेट हो जाएगा और वहाँ पे फिर उस मसल पे वो लोकली क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। गॉट इट? स्केलेटल मसल पे, वहाँ पे क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं, वहाँ पे वो वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। देन फिर वहाँ पे उस मसल पर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। गॉट इट? ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या करता है, निकोटिनिक जो हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, ये वायरस उससे बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद फिर ये सेंट्रीपीटल स्प्रेड इसका होता है, सेंट्रीपीटल स्प्रेड अलोंग मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स के अलोंग सेंट्रीपीटली ये हमारा क्या करता है, स्प्रेड करता है और कहाँ पहुँचता है, डोर्सल रूट गैंग्लिया पर पहुँच जाता है, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे जो डोर्सल रूट गैंग्लिया होते हैं वहाँ पे ये पहुँच जाता है और एसेंड्स वाया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये आगे को बढ़ता है। आगे बढ़ के ये कहाँ पहुँचेगा, आगे बढ़ के ये पहुँचता है आगे बढ़ के ये पहुँचेगा सेरिबेलम और हिप्पोकैम्पस पे, यानी कि जो मेंटल एरिया होती हैं ब्रेन पे, जो मेंटल सिस्टम होता है, एरिया ऑफ मेंटल सिस्टम सच एज हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम, वहाँ पे ये पहुँचता है। ये देखिए इधर पहुँच गया वायरस, इधर पहुँच गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेंट्रीपीटल मूवमेंट है वायरस का, सेंट्रीपीटल स्प्रेड है, यानी कि पेरीफेरी से किधर आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड होगा और कहाँ होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड जो है वो सेलिवरी ग्लैंड्स पे सबसे ज़्यादा जो वायरल लोड होता है वायरल रेबीज वायरस का, वो सेलिवरी ग्लैंड्स पे होता है। उसके अलावा स्किन, कॉर्निया एंड अदर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, ऐसी जगहों पर इसका स्प्रेड होता है सेंट्रीफ्यूगली फ्रॉम नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए न्यूरल स्प्रेड, virus spreads centripetally along the peripheral motor nerves via retrograde fast axonal transport. Retrograde fast axonal transport का मतलब है कि एक्जोन से सेल बॉडी की तरफ को ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं एक्जोनल ट्रांसपोर्ट। यानी कि एक्जोन से किसकी तरफ को मूवमेंट कर रहा है, सेल बॉडी की तरफ को मूवमेंट कर रहा है एट ए रेट अप टू 250 मिलीमीटर पर डे। इस स्पीड के साथ 250 मिलीमीटर पर डे की स्पीड से ये स्प्रेड कर रहा है किसकी तरफ को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ को मूव कर रहा है वायरस। वायरस रीचेज डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन ascends अपवर्ड टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये डोर्सल रूट गैंग्लिया पर पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड पर और फिर असेंड करता है ऊपर की तरफ को, किस तरफ को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ को। और वहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन होंगे। वायरस डिसेमिनेट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोस्ट कॉमनली हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम। सबसे ज़्यादा जो मेंटल सिस्टम होता है ब्रेन में, वहाँ पे ये अटैक करता है। तो जो मोस्ट कॉमनली जो मेंटल सिस्टम होते हैं ब्रेन में, दैट इज हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम, तो वहीं पे ये वायरस हमारा डिसेमिनेट करता है। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड इसका होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड का मतलब है फ्रॉम CNS
to the other parts of the body. From central nervous system, the virus spread along the sensory and autonomic, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, इसको एस को ए आप पढ़िएगा, along ये है along the sensory and autonomic nerves to various tissues such as salivary glands, pancreas, kidney, हार्ट एंड कॉर्निया. ठीक है, उसके बाद फिर उसका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंसरी नर्व्स के थ्रू, अलोंग द सेंसरी नर्व्स एंड ऑटोनोमिक नर्व्स. ठीक है, ये वेरियस टिश्यूज़ तक पहुंचता है. ठीक है, जैसे सेलिवरी ग्लैंड, सबसे ज़्यादा सेलिवरी ग्लैंड्स पर ये वायरस आपका होता है. तभी हम बोलते हैं कि कुत्ते की जो लार होती है, ठीक है, कुत्ते की लार में बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेबीज वायरस का लोड होता है. गॉट इट. तो सेलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट और कॉर्निया, ठीक है, ये इन जगहों पर ये फिर वायरस आपका पहुंचता है. शेड इन सलाइवा, सलाइवा में सबसे ज़्यादा शेडिंग इसकी होती है. वायरल शेडिंग अकर्स इन रैबिड एनिमल्स विच एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर एनिमल्स. क्या होता है कि ये जो वायरस है ये सलाइवा में बहुत ज़्यादा इसकी शेडिंग होती है, जो कि इन्फेक्शन का सोर्स बनता है अदर एनिमल्स के लिए. जैसे मैंने बोला कि डॉग्स की सलाइवा में ये वायरस शेडिंग करता है और वो ह्यूमन बींग्स के लिए या अदर एनिमल्स के लिए इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है. वायरल शेडिंग ऑल्सो अकर्स इन ह्यूमन सलाइवा बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज़ नॉट बीन कन्फर्म्ड येट. अभी तक जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जबकि जो वायरल शेडिंग है वो ह्यूमन सलाइवा में भी होती है. ह्यूमन के सलाइवा में भी ये रेबीज वायरस शेड करता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक देखने को नहीं मिला है. अब बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. इस वायरस के अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अबाउट 20 to 90 डेज. 20 to 90 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, विच रेंजेस फ्रॉम 1 week to 19 years. Got it? It is related to the distance of virus to travel from inoculated site to CNS. अब ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जहाँ पे वायरस का इनोकुलेशन हुआ है लोकल साइट पे, यानी कि इनोकुलेटेड साइट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच की डिस्टेंस पर ये इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करेगा. ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही कम इसका क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उतना शॉर्ट पीरियड का इसका क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड होगा. एग्जाम्पल के लिए इंक्यूबेशन पीरियड इज यूजुअली शॉर्टर इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट्स, क्योंकि एडल्ट्स की बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, चिल्ड्रंस की छोटी होती है, तो एडल्ट्स के कंपैरिजन में चिल्ड्रंस पर इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कम होगा. बाइट ऑन हेड, नेक एंड अपर लिम्स देन इन लेग्स. लेग्स पर बाइट करने से, यानी कि जो इन्फेक्टेड एनिमल का बाइट है वो अगर लेग्स पर है तो इंक्यूबेशन पीरियड उतना ज़्यादा होगा. अगर वो बाइट हेड पर है या नेक पर है या अपर लिम्ब पर कहीं है तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचने का पर बहुत कम समय लगेगा. तो उसकी जो डिस्टेंस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उस इनोकुलेटेड साइट की जो डिस्टेंस होगी उतनी ही कम होगी कहाँ पे, हेड, नेक या अपर लिम्स में होने से. तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है उतना ही शॉर्टर होगा. शॉर्ट हाइटेड पीपल्स में भी, यानी कि जो बौने होते हैं या जिनकी हाइट बहुत कम होती है, लंबी हाइट के पर्सनस के कंपैरिजन में उनका जो इंक्यूबेशन उनकी बॉडी पे जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो शॉर्टर होगा. प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उस वायरस के लिए तो वो भी क्या करेगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट करेगा. और अगर किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो उसमें भी इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होगा. हाई डोज ऑफ इनोकुलम इंक्रीजेज विरुलेंस ऑफ द वायरस. अगर वायरल लोड ज़्यादा है, जो भी सलाइवा वहाँ पे इंजेक्ट हुआ है, अगर उसमें जो वायरल लोड है वो ज़्यादा है, वायरस का डोज अगर ज़्यादा है तो वो उसकी विरुलेंस को बढ़ाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. द क्लिनिकल स्पेक्ट्रम
कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज। रेबीज वायरस का जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है वो 3 फेजेज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला फेज है शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज। शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज जो है इट लास्ट फॉर 2 to 10 डेज, ये 2 to 10 डेज तक लास्ट करता है, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज फीवर, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, FRVER हो गया, FEVER, फीवर, मैलेज, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, शोर थ्रॉट, एबनॉर्मल सेंसेशन अराउंड द वोंड साइट। तो ये जो शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज है ये 2 से 10 दिन तक लास्ट करता है, 2 से 10 दिन तक रहता है, और इसमें कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इसमें रहते हैं, जैसे जो कॉमन से सिम्टम्स हैं फीवर आना, मैलेज, मसल्स में पेन होना, एनोरेक्सिया होना, नोजिया, कुछ बेचैनी फील करना, उल्टी आना, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, धूप में या कहीं पे लाइट वाली जगह पे डर लगना, लाइट से डर लगना, फोटोफोबिया, शोर थ्रॉट, गले में हल्की सी खराश, एबनॉर्मल सेंसेशन अराउंड द वुंड साइड, जहाँ पे वुंड बना हुआ है यानी कि जो इनोकुलेटेड साइड है जहाँ पे डॉग बाइट हुआ है या किसी भी एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल का बाइट हुआ है, वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन होना, इरिटेटिंग सेंसेशन वहाँ पे होना, कुछ हट के यूनिक सा सेंसेशन होना, ये कुछ कॉमन से नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज पे। दूसरा फेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट मे बी आइदर इंसेफेलिटिक टाइप और पैरालिटिक टाइप, ये 2 टाइप का आपका रहता है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। पहला है एंसेफेलिटिक टाइप जो कि 80% ऑफ केसेस में देखने को मिलता है इंसेफेलिटिक, और दूसरा है पैरालिटिक टाइप जो कि 20% ऑफ केसेस में देखने को मिलता है। इंसेफेलिटिक रेबीज की अगर बात करें तो इट लास्ट्स फॉर 2 to 7 डेज एंड करेक्टराइज्ड बाय, ये जो है 2 से 7 दिन तक ये प्रॉब्लम रहती है, ये जो फेज है 2 से 7 दिन तक रहता है, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाइपर एक्साइटेबिलिटी। इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट एंजाइटी फील करता है, यानी कि घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है पेशेंट को, एजिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना उसमें आती है, हाइपर एक्टिविटी, बहुत उतावलापन उसमें आता है, बहुत उतावलापन आता है, बहुत उत्तेजना हो जाती है पेशेंट को, बिजेर बिहेवियर वो शो करने लगता है, एंड हेलुसिनेशंस में बी सीन्स, हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं, जो चीज़ है नहीं या जो चीज़ हो नहीं रही है वो चीज़ उसको दिखाई देने लगती है, या जो आवाज़ आ नहीं रही है उस तरह की आवाज़ें, डिफरेंट तरह की आवाज़ें उसको सुनाई देने लगी, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, हेलुसिनेशंस में ये क्या होता है कि इमेजिनेशंस होते हैं, पेशेंट जो है ये सोचता है कि मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जबकि वो आवाज़ आ नहीं रही है आसपास में। ठीक है, या उसको कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो चीज़ एक्चुअल में है नहीं। गॉट इट? देन ल्यूसिड इंटरवल, हाइपर एक्साइटेबिलिटी के बाद हाइपर एक्साइटेबिलिटी इज फॉलोड बाय कंप्लीट ल्यूसिडिटी दैट बिकम्स शॉर्टर एज द डिजीज प्रोग्रेसेस। गॉट इट? हाइपर एक्साइटेबिलिटी के बाद फिर ल्यूसिड इंटरवल आता है, यानी कि जिसमें उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। ठीक है, एक स्टेज तो आई हाइपर एक्साइटेबिलिटी जिसमें उसको एंजाइटी हुई, बहुत घबराहट हुई और कुछ बिज़ायर बिहेवियर वो शो कर रहा है और उसको कुछ हेलुसिनेशंस भी आ रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ आराम उसको मिलेगा थोड़ी देर के लिए। गॉट इट? ल्यूसिड इंटरवल जिसको बोलेंगे, थोड़ा सा उससे उसको आराम मिलेगा, कंप्लीट ल्यूसिडिटी वाला फेज आएगा। लेकिन जैसे जैसे वो डिजीज़ बढ़ रही है, अगर वो उसका प्रोग्रेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा वो हावी हो रही है वो डिजीज़, तो ये जो ल्यूसिड पीरियड है, ल्यूसिड इंटरवल उतना ही कम होता चला जाएगा। गॉट इट? उसको आराम मिलना उतना ही कम होगा। शॉर्ट पीरियड के लिए ये ल्यूसिड इंटरवल जो है उसका आएगा, यानी आराम का जो फेज है वो बहुत कम पीरियड के लिए आएगा जैसे जैसे उस डिजीज़ का प्रोग्रेशन होगा। देन ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ल्यूसिड इंटरवल के बाद फिर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की कंडीशन आती है जिसमें इंक्रीज लैक्रिमेशन हो जाता है, पेशेंट के खुद ब खुद आंसू आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं, इंक्रीज सेलिवेशन हो जाता है, लार निकलने लगती है पेशेंट की, विच लीड्स टू फोमिंग एट द माउथ। कभी कभी क्या हो जाता है कि इंक्रीज सेलिवेशन होने से फोमिंग भी होने लगती है, माउथ पे झाग बनने लगता है। गॉट इट?
देन इंक्रीज स्वेटिंग भी होने लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना बदन से निकलने लगता है। कार्डिक एरिथमिया हो जाता है। कार्डिक एरिथमिया का मतलब है कि एबनॉर्मल हार्ट बीट। एबनॉर्मल हार्ट बीट आप कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस हार्ट बीट, गॉट इट, जिसमें एक रिदम में आपकी हार्ट बीट नहीं आती है, उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं बहुत ज़्यादा, गॉट इट। और साथ में प्राइपिज्म की भी कंडीशन आ जाती है। प्राइपिज्म का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जो पेनिस है, पेनिस में डिसफंक्शन आना शुरू हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साथ अगर इरेक्शन आ भी रहा है तो पेनफुल इरेक्शन आता है। तो प्राइपिज्म का मतलब वही है कि इसमें क्या होता है, पेनफुल इरेक्शन होता है, पेनिस में पेनफुल इरेक्शन होना शुरू होता है। देन हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब है कि फियर फ्रॉम वाटर, फियर ऑफ वाटर, वाटर का डर लगने लगता है। पेशेंट में क्या होता है कि अगर वो पानी वाली जगह पर जा रहा है या पानी को देख भी रहा है तो उसको उस पानी से डर लगने लगता है। एरोफोबिया मीन्स हवा से डर लगने लगता है उसको, ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स probably due to dysfunction of infected brainstem neurons। जो ब्रेनस्टेम न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं या ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स हैं, उनका डिसफंक्शन होने से ये प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट हाइड्रोफोबिया उसमें डेवलप हो जाता है और एरोफोबिया उसमें डेवलप हो जाता है। पानी से डर लगने लगता है, हवा से उसको डर लगने लगता है। तो ये बहुत न्यूरोलॉजिकल कॉमन सिम्टम है रेबीज से इन्फेक्टेड पेशेंट में। देन उसके बाद ये तो इंसेफेलिटिक फेज है, इंसेफेलिटिक टाइप है किसका, न्यूरोलॉजिकल फेज का। देन दूसरा जो टाइप है पैरालिटिक और डम्ब रेबीज इसको बोलते हैं, ये डिम्ब हो गया है, डम्ब रेबीज, got it? It occurs especially in people who are partially vaccinated or infected with bat rabies viruses। पैरालिटिक जो रेबीज है ये स्पेशली उन पेशेंट्स में होता है या उन पीपल्स में या उन इंडिविजुअल्स में होता है जो कि पार्शियली वैक्सीनेटेड होते हैं, यानी कि आंशिक वैक्सीनेशन, आंशिक टीकाकरण जिन लोगों ने किया होता है, यानी कि वैक्सीनेशन तो कराया लेकिन कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हुआ। जो एक शेड्यूल होता है वो शेड्यूल आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है, पार्शियल वैक्सीनेशन आपने कराया, पूरा आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो उनमें पैरालिटिक रेबीज होने के चांस होते हैं। और दूसरा जो बैट रेबीज से इन्फेक्टेड होते हैं, यानी कि आपको बैट ने बाइट किया, जो चमगादड़ होते हैं बैट, उनके बाइट करने से जो आपको वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में भी पैरालिटिक रेबीज होने के चांसेस हो जाते हैं। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें क्या हो जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है, मसल टोन आपका जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मसल्स का जो टोन है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आपका जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। देन द थर्ड फेज इज कोमा एंड डेथ। थर्ड फेज में क्या होता है, फॉलोइंग एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज, अगर न्यूरोलॉजिकल फेज बना हुआ है तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि पेशेंट डेवलप्स कोमा दैट इवेंचुअली लीड्स टू डेथ विद इन 14 डेज। अगर आपकी जो न्यूरोलॉजिकल फेज है वो चलती जा रही है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि विद इन 14 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 डेज में पेशेंट कोमा में चला जाएगा और विद इन 14 डेज में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर न्यूरोलॉजिकल फेज से वो गुजर रहा है, बहुत टाइम हो गया उसको न्यूरोलॉजिकल फेज में रहते रहते, और वो पेशेंट किस में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, ठीक है। और कोमा में जाने के 14 से 15 दिन में ही फिर उस पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। ये तीसरा फेज है, तीसरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का ये फेज है। पेशेंट्स विथ पैरालिटिक रेबीज में सर्वाइव लॉन्गर अप टू 30 डेज। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैरालिटिक रेबीज जिन पेशेंट में डेवलप हो चुका है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज तक सर्वाइव कर सकेगा और उसमें सर्वाइव करने के कोई चांस नहीं होते हैं, गॉट इट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।